दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, पिछली जो वीडियो थी अपन ने उसमें वृत्त के बारे में समझा था। वृत्त के जो भाग हैं उनको अच्छी तरह से आपने समझा। जो भी भाग है उनकी परिभाषाओं के बारे में, जैसे त्रिज्या है, व्यास है, जीवा है, चाप है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे पास थी उनके बारे में हमने समझा। इसके अलावा दूसरी जो वीडियो थी उसमें अपन ने कुछ प्रमेयों को हल किया। ऐसे अब हमारे पास में जो वीडियो है आज जो हम समझेंगे, ये प्रश्नावली 12.1 के जो सवाल है उनको हम हल करेंगे। तो देखिए, इस 12.1 में जो पहला सवाल है हमारा, यहां कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहां हमारे पास कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी पूर्ति हमको करनी है। तो आपने देखा जो पिछली वीडियो आपने तैयार की थी उसमें परिभाषाएं थी। उन परिभाषाओं के आधार से, उन परिभाषाओं के अनुसार से हम इनकी पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनके लिए ये रिक्त स्थान बहुत ज्यादा सरल होंगे। तो देखना है, वृत्त का केंद्र, वृत्त के, देखिएगा आप लोगों को ये बात बता देता हूं। अपन ने देखा था एक समतल में जब कोई वृत्त होता है तो उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, और जो केंद्र होता है वो हमेशा वृत्त के अंदर होता है। जब हम 3 भागों में बांटते हैं तो उन 3 भागों को अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर। तो यहां केंद्र जो होता है वो कहां होता है? अंदर होता है, और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं हम? अभ्यंतर। तो हमारे पास में उत्तर क्या आ जाएगा? अभ्यंतर। आप इसको आसानी से अपन इसमें भर सकते हैं, अभ्यंतर। इसका मतलब होता है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। अब जैसे हमने इसकी पूर्ति की है, अगला हमारा जो रिक्त स्थान है उसमें क्या कहना है? देखिए, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अब देखो, जैसे ये एक हमारा वृत्त है, आपको समझना है, ये वृत्त का केंद्र है, अंदर की ओर स्थित है, इसलिए हमने अभ्यंतर बढ़ दिया। अब ये कह रहा है कि केंद्र से दूरी, इससे दूरी किससे ज्यादा है? त्रिज्या से, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि त्रिज्या तो परिधि तक ही आती है। अब ये परिधि से भी ज्यादा निकल गया, तो वृत्त के कौन से भाग में स्थित होगा? आपको ये बात बताई थी कि 3 भाग होते हैं, ये तो होता है अभ्यंतर, और ये जो भाग होता है ये वृत्त पर, और जब कोई बाहर का भाग हो जाता है तो इसे बोलते हैं हम बहिर्भाग। तो इसका मतलब है कि ये कहां जाएगा? बिंदु बहिर्भाग में। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? बहिर्भाग। अब अपन इसको इसमें आसानी से भर लेंगे, बहिर्भाग। अब देखिए तीसरा नंबर का, मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर इतनी सारी परिभाषाएं इतने अच्छे तरीके से समझा रखी है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं देखी हो तो उसके माध्यम से हम इसको रिक्त स्थानों को भरना हमारा सरल हो जाएगा। देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का कहलाती है, होती है। क्या आपको ये बात पता है कि ये सबसे बड़ी जीवा है? और जो जीवा है
वो केंद्र से निकल रही है, तो क्या कहलाएगी ये? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। फिर उसके बाद में एक चाप होता है, जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। अब आप देखो इस चित्र के अंदर ये एक व्यास है और इसके ये सिरे हैं, हमने इसको मिला दिया, तो आप देख लो ये एक आधा वृत्त हो गया, और आधे वृत्त को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। तो आप देखो एक चाप के अगर दो सिरे व्यास के सिरे होते हैं तो वह क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि ये अर्धवृत्त हो गया। फिर उसके बाद में एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित किया गया है। अपन जब से इस बात को समझ रहे हैं, ये एक वृत्त है जिसे समतल पर स्थित है, और हमने देखा कि एक भाग, दो भाग और तीन भाग। कितने भाग हो गए? तीन भाग। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 3। हम आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, परंतु इसका एक कारण है हल करने का कि हम लगातार जो वीडियो बनती है, जो आपके सामने रखी जाती है, उनको आप देखते रहें। देखेंगे तो ये सरल लगेगी, नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अब देखिए जो सवाल नंबर 2 है उसको भी हल करेंगे। देखिए यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सत्य और असत्य बताना है, अपने उत्तर का कारण भी बताना है। ये इस बात को हमसे कह रहा है। तो देखो, केंद्र को वृत्त पर स्थित, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। अब आप इस बात को समझेंगे, जैसे यहां ये एक वृत्त बनाया और इस वृत्त में ये इसका केंद्र हो गया। अब ये कह रहा है केंद्र को वृत्त पर, अब वृत्त हमारे पास ये होती है परिधि, इस पर स्थित किसी बिंदु को, कोई सा बिंदु है, को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। आ गया, ये बात सत्य है। क्या हो गई ये? सत्य। अब कारण क्या होगा? आप देखिएगा कि इस परिधि पर आप ये नहीं समझे कि ये एक ही बिंदु हमारे पास त्रिज्या होगा। इस परिधि पर और भी बिंदु हो सकते हैं, और परिधि पर जितने भी बिंदु होंगे इन सबको यदि हम केंद्र से मिला देते हैं तो वो त्रिज्या होती है। तो इसका मतलब परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को जब केंद्र से मिलाया जाता है तो वह एक त्रिज्या होती है। अतः दिया गया कथन सत्य हो गया। अब दूसरा नंबर का, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। अब आप देखो, समान लंबाई के चाप, मान लीजिए हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर हम समान लंबाई के इसमें काटते हैं तो यहां कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा चाप भी हो सकते हैं, कम चाप भी हो सकते हैं। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास जीवाओं की संख्या का भी कोई अनुमान नहीं लगा पाएंगे, जबकि इस वृत्त पर अनेक बिंदु हैं। इसलिए हमारा ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। तो हम यहां पर असत्य इसको दर्शाएंगे। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में काट दिया जाता है,
समझना, यहां ये एक वृत्त है, यदि हम इसको 3 बराबर चापों में काट देते हैं, अब 3 चापों में काट दिया है तो ये कह रहा है प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। ये कथन हमारा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि यदि हम 2 भाग करते हैं तो अर्ध होता है, 2 भाग करने पर तो अर्धवृत्त हो जाता है, और 2 भाग से अगर ज्यादा हो जाता है, जो 2 भाग होंगे हमारे, वो अगर एक भाग 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बनाता है तो वह दीर्घ चाप आ जाता है। जबकि यहां पर तो हमारे पास सारे 120 डिग्री के कोण बन रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, ये कथन असत्य हो गया। यहां ये कथन असत्य हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक चाप समान है, बराबर के चाप है, और बराबर के चाप होने की वजह से यहां केंद्र पर 120 डिग्री का ही कोण बनता है, अतः दिया गया कथन असत्य होगा। अब देखो चौथे नंबर का हमारा, एक वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है, ये त्रिज्या है हमारी, और अगर इसकी एक जीवा हम ऐसे ले लेते हैं जो इस त्रिज्या से दुगनी है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो इस बात को तो आप जान गए, ये तो कथन आपका सत्य होगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए ये कथन सत्य है। अगला, एक वृत्त एक समतलीय आकृति है, ये बात भी सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जो एक वृत्त होता है उसका एक बिंदु पथ भी होता है, और बिंदु पथ हमेशा समतलीय आकृतियों पर ज्ञात किया जाता है, इसलिए ये वृत्त है, ये भी एक समतलीय आकृति है। और आपको ध्यान हो तो अपन ने एक परिभाषा के माध्यम से जो पिछला हमारा क्वेश्चन था रिक्त स्थानों वाला, उसमें भी बताया है कि वृत्त एक समतलीय आकृति है जिसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो इसलिए यहां पर ये कथन सत्य है। अब आपकी समझ में आ गया। लाइक और सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है, नहीं किया है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।